आज से अम, ठीक 1600 वर्ष पूर्व का समय सोचकर देखिए। बहुत पुरानी बात है। हाँ, मतलब उस समय आकाश में कोई उपग्रह नहीं था, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला कोई रडार भी नहीं था और न ही कोई आधुनिक तकनीक थी। बिल्कुल, केवल एक विशाल अनंत आकाश था। सही कहा। और उस आकाश को निहारता हुआ एक इंसान। आज हमारी इस गहन चर्चा की मेज पर बहुत सारे ऐतिहासिक विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक शोध पत्रों का एक बड़ा ढेर लगा है। और मजेदार बात यह है कि ये सारा का सारा शोध केवल एक ही रचना पर केंद्रित है। बिल्कुल, भारत के महानतम कवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार पर, यानी ऋतुओं का चक्र। हाँ, जिसे अक्सर लोग केवल एक प्राकृतिक वर्णन मान लेते हैं। वही तो, आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि सदियों पुराना ये काव्य केवल बादलों या धूप का विवरण नहीं है, बल्कि ये आज के आधुनिक मानव मनोविज्ञान और हमारे आपसी संबंधों की परतों को पूरी सटीकता से खोलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन शोध सामग्रियों को खंगालते हुए जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि कालिदास ने प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, मतलब सिर्फ सजावट के लिए नहीं? जी नहीं। इन विश्लेषणों से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने मौसम के हर बदलाव को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ा है। मतलब प्रेम, विरह और हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के साथ। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। बिल्कुल, ये एक अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दर्पण है। जब हम इस प्राचीन पाठ का आज की मानसिकता के अनुसार विश्लेषण करते हैं ना, हाँ हाँ। तो पता चलता है कि मनुष्य का अंतर्मन और उसके संबंध बाहरी वातावरण के दबाव में कैसे काम करते हैं। यही वो बिंदु है जहां से हमारी चर्चा वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब भी प्रेम या रोमांस पर आधारित किसी पारंपरिक काव्य की बात होती है, तो अमूमन उसकी शुरुआत वसंत ऋतु से होती है। हाँ, फूल, सुगंध और कोमल हवाएं। बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने जो नोट्स हैं, वे बताते हैं कि कालिदास ने ऋतु संहार की शुरुआत वसंत से नहीं की। जी, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इस चक्र का आरंभ सबसे कठोर, सबसे निर्मम मौसम से किया है, यानी ग्रीष्म ऋतु से। प्रचंड ताप वाली गर्मियां। और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो क्या है? कालिदास ने सूर्य को अत्यंत क्रूर बताया है। मतलब धरती इस भयानक ताप से फट चुकी है, नदियां सूख रही हैं। सुनने में ही कितना कष्टदायक लग रहा है। बिल्कुल। यहाँ तक कि उन्होंने प्राकृतिक शत्रुओं का भी वर्णन किया है, जैसे सांप और मोर। जो कि जन्मजात दुश्मन है। हाँ, उन्होंने दोनों को एक ही छाया के नीचे प्यास से हांफते हुए बैठे होने का चित्रण किया है। अरे वाह, मतलब शत्रुता भुलाकर। यही तो बात है। जब बाहरी वातावरण अत्यंत शत्रुतापूर्ण होता है ना, जब अस्तित्व पर संकट आता है, तो जीव अपनी स्वाभाविक शत्रुता और दुनिया भुलाकर एक दूसरे के करीब आते हैं। उह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। कालिदास ग्रीष्म को एक ऐसे दबाव की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं जो इंसान को बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की ओर धकेलता है, अपने संबंधों की ओर। इस बात को मैं आज के समय के एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए कि भीषण गर्मी का दिन है, हाँ। और अचानक घर की बिजली चली जाए। अरे, ये तो हम सबने अनुभव किया है ना? सारे उपकरण, पंखे, टीवी सब बंद हो जाते हैं। है। उस बाहरी कष्ट और गर्मी से बचने के लिए, या यूं कहें कि थोड़ी सी हवा की तलाश में, पूरा परिवार बाहर आ जाता है। बिल्कुल पूरा परिवार विवश होकर छत पर या आंगन में आ जाता है। और वहीं शायद महीनों बाद वो परिवार बिना किसी स्क्रीन के एक साथ बैठकर लंबी बातें करता है। ये उदाहरण उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत सटीकता से स्पष्ट करता है। मतलब बाहरी कष्ट हमें करीब लाता है। बिल्कुल, हमारी जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, वे अक्सर हमें एक दूसरे से अलग कर देती हैं। हाँ, हम सब अपने अपने कमरों में सिमट जाते हैं। सही कहा। जब बाहरी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो हम अपने संबंधों को हल्के में लेने लगते हैं। अपनी अपनी अलग दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु का वो प्रचंड ताप या बिजली चले जाने का वो कष्ट एक प्रकार का बाहरी संकट पैदा करता है। और वो संकट हमारी उन दूरियों को खत्म कर देता है। बिल्कुल, वो हमारी परतों और विकर्षणों को छीन लेता है। जब ध्यान बटाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर लौटता है, जो कि समूह में रहना है ना।
हाँ, भावनात्मक जुड़ाव खोजना। कालिदास यही समझा रहे हैं कि दिन का ताप जितना अधिक कष्टदायक होगा, रात में छत पर बिखरी चांदनी और किसी प्रियजन का साथ उतना ही अधिक मूल्यवान प्रतीत होगा। यानी बाहरी दुनिया की शत्रुता आंतरिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है। एकदम सही। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। बाहर सूखा पड़ रहा है, लेकिन भीतर प्रेम पनप रहा है। यही मानवीय स्वभाव है। लेकिन फिर मौसम का चक्र घूमता है। इस भयानक गर्मी के तपते हुए अध्याय के बाद एक राजसी आगमन होता है। जी, वर्षा ऋतु का। हाँ, शोध पत्रों में इस हिस्से को बहुत ही नाटकीय ढंग से वर्णित किया गया है। सूखी धरती पर पहली बूंद का गिरना किसी चक्रवर्ती सम्राट के अपनी पूरी सेना के साथ आने जैसा बताया गया है। ये वर्णन सच में अद्भुत है। घने काले बादलों की तुलना हाथियों की विशाल सेना से की गई है और बिजली की कड़कड़ाहट की तुलना युद्ध के नगाड़ों से। वर्षा ऋतु का ये प्रवेश प्रकृति का सबसे बड़ा उत्सव प्रतीत होता है। हाँ, ग्रीष्म का संताप मिट रहा होता है, धरती फिर से हरी हो रही होती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, यहाँ कालिदास ने मानवीय भावनाओं का एक अत्यंत जटिल रूप प्रस्तुत किया है। जटिल रूप? वो कैसे? ये मौसम उन लोगों के लिए तो एक सुरक्षित स्वर्ग के समान है जो एक साथ अपने घरों में हैं। ओ हाँ, जो एक दूसरे के पास हैं। लेकिन जो अपने प्रियजनों से दूर हैं, उनके लिए ये मौसम किसी यातना से कम नहीं है। यहीं पर मुझे इन साहित्यिक विश्लेषणों को समझने में थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, भारतीय संस्कृति में वर्षा को हमेशा सुखद, आनंददायक और अनजीवनदायिनी माना गया है। हाँ, किसान इसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल, लोग इसका जश्न मनाते हैं। फिर कालिदास इस मौसम को विरह यानी अलगाव की अग्नि को भड़काने वाला क्यों बता रहे हैं? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जो पानी बाहर आग बुझा रहा है, वही किसी इंसान के भीतर घुटन और दर्द कैसे पैदा कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा में छिपा है, जिसे हम संवेदी अलगाव या बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब भारी बारिश होती है तो आकाश काले बादलों से घिर जाता है, रोशनी कम हो जाती है। हाँ, एक अजीब सा धुंधलका छा जाता है। और इंसान अपने घर के भीतर रहने को विवश हो जाता है। बाहर लगातार बरसते पानी की आवाज बाकी सभी ध्वनियों को दबा देती है। हाँ, मतलब एक तरह का शोर जो बाकी सब शांत कर देता है। बिल्कुल। ऐसे में एक ध्वनि कक्ष बन जाता है। यदि कोई इंसान उस समय अकेला है तो उसका दिमाग बाहरी दुनिया से कट जाता है और फिर वो सिर्फ अपने विचारों में खो जाता होगा। जी, वो पूरी तरह से अपने आंतरिक शून्यता और पुरानी स्मृतियों पर केंद्रित हो जाता है। यानी बारिश की वो लगातार आवाज और वो अंधकार, वो इंसान को अपने ही विचारों के साथ कमरे में कैद कर देता है। ठीक यही तंत्र काम करता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत डरावना हो सकता है अकेले इंसान के लिए। हाँ, जो पानी बाहर प्रकृति को जीवन दे रहा है, वही पानी अकेले इंसान को उसकी उस कमी का एहसास दिलाता है जो उसके जीवन में है। किसी प्रियजन का न होना। बिल्कुल, बाहर जाने का, खुद को किसी काम में व्यस्त रखने का विकल्प समाप्त हो जाता है। और ये विवशता एकांत को अकेलेपन में बदल देती है। कालिदास इसी गहरे विरोधाभास को सामने ला रहे हैं कि प्रकृति का जो स्वरूप एक के लिए जीवनदायी है, वही दूसरे की आंतरिक पीड़ा को और कई गुना बढ़ा सकता है। एकदम सही समझा आपने। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सत्य है। लेकिन प्रकृति का ये उग्र और भावनात्मक रूप हमेशा तो नहीं रहता। जी नहीं, प्रकृति हमेशा अपोग्र नहीं रहती। इस तूफानी, उफान, युद्ध जैसे नगाड़ों और भयंकर बादलों के बाद विश्लेषण बताते हैं कि वह प्रकृति एक गहरी शांति में प्रवेश करती है। शरद ऋतु का आगमन। हाँ, आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, नदियों का मटमैला जल आँख कांच के समान पारदर्शी हो जाता है। शरद ऋतु वो ठहराव है जो किसी बड़े भावनात्मक तूफान के बाद आता है। एक तरह की स्पष्टता। बिल्कुल। कालिदास यहाँ प्रकृति की तुलना एक नई नवेली दुल्हन से करते हैं। वाह, क्या सुंदर तुलना है। खेतों की सफेद घास उसके वस्त्र हैं, खिले कमल उसका मुख है और पूर्ण चंद्रमा उसकी मुस्कान है। यानी वर्षा का जो उद्वेग था, जो भावनाओं का चरम था, वो अब शांत हो चुका है। हाँ, मन में एक प्रकार की स्पष्टता आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। इस स्पष्टता को देखते हुए मेरे मन में मानवीय संबंधों की एक क्रमिक यात्रा का विचार आ रहा है। अच्छा, वो कैसा विचार है?
शरद ऋतु को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी नए संबंध का आरंभिक चरण हो। मुस्कान होती है। ये तुलना बहुत सटीक है। लेकिन साहित्य में इसके तुरंत बाद हेमंत ऋतु का वर्णन है, जो सर्दियों से ठीक पूर्व का समय है। हाँ, जहाँ मौसम बदलने लगता है। खेतों का सोने की भांति चमकना, लेकिन साथ ही ठंडी हवाओं का आरंभ होना। लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करने लगते हैं और केसर चंदन जुटाने लगते हैं। शरद और हेमंत का ये अंतर संबंधों की परिपक्वता को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। परिपक्वता, वो कैसे? देखिए, जो संबंध केवल शरद ऋतु की सुंदरता और आकर्षण पर टिके होते हैं, वे अक्सर लंबी अवधि में संघर्ष करते हैं। हाँ, क्योंकि वो मौसम हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल। हेमंत ऋतु दरअसल एक तैयारी का समय है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह वह अवस्था है जहां एक इंसान यह समझता है कि अच्छा समय हमेशा नहीं रहेगा। यानी आगे चुनौतियां आने वाली हैं। जी हाँ। तो खिड़कियां बंद करना केवल ठंडी हवा को रोकना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी आंतरिक ऊर्जा को सहेजने का प्रतीक है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। ये इस बात का संकेत है कि अब बाहरी दिखावे या केवल आकर्षण से काम नहीं चलेगा। आने वाले कठिन समय के लिए खुद को और अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। जो कि शीत ऋतु है। हाँ, लोग केसर और चंदन जैसे ऊष्मा देने वाले पदार्थों का संचय कर रहे हैं। मतलब वो गर्मी खट्टी कर रहे हैं जो उन्हें आगे काम आएगी। इसका अर्थ है कि परिपक्व प्रेम केवल अम्बा अच्छे मौसम में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक दूसरे का संबल बनने की सक्रिय तैयारी है। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। ओह, यह तैयारी बहुत अनिवार्य प्रतीत होती है, क्योंकि हमारे शोध पत्र बताते हैं कि हेमंत के बाद जो ऋतु आती है वो प्रकृति को उसकी सबसे कठिन परीक्षा में डाल देती है। शिशिर ऋतु। हाँ, कड़ाके की ठंड, पाला और घना कोहरा। ये एक ऐसा समय वर्णित किया गया है जब वृक्ष अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। बिल्कुल, एक तरह का खालीपन आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सारे आभूषण उतार दिए हों और केवल शून्यता बची हो। शिशिर ऋतु प्रकृति का सबसे क्रूर सत्य है। यहाँ कोई बाहरी सुंदरता नहीं बचती। सब कुछ बहुत रूखा हो जाता है। और यहीं पर अंक कालिदास की मनोवैज्ञानिक समझ अपने चरम पर दिखाई देती है। वो कैसे? बाहर का वातावरण जितना अधिक निर्दयी और रूखा होता है, इंसान भीतर उतनी ही अधिक गर्माहट खोजने का प्रयास करता है। हाँ, लोग आग जलाकर बैठते हैं। बाहर पाला पड़ रहा है, लेकिन अलाव के निकट बैठे लोग गर्म वस्त्रों में लिपटे हुए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। मुझे इसी बात पर अचरज होता है। किस बात पर? कि जो मौसम देखने में सबसे अधिक शुष्क, शून्यता से भरा और निर्दयी है, वो मानवीय रिश्तों में सर्वाधिक गर्माहट कैसे पैदा कर सकता है? यही तो विरोधाभास है। क्या जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हम एक दूसरे के उतने करीब नहीं होते जितने हम सब कुछ छिन जाने के डर में होते हैं? ये बहुत ही मार्मिक सवाल है। मानव मनोविज्ञान का यह अंश एक स्थापित सत्य है कि असुरक्षा और भेद्यता हमें एक दूसरे के सबसे करीब लाती है। मतलब जब हम कमजोर महसूस करते हैं। बिल्कुल। शिशिर ऋतु अहंकार का नाश करती है। ठंड किसी का सामाजिक स्तर नहीं देखती, ये किसी को नहीं बख्शती। हाँ, प्रकृति के आगे सब समान है। जब बाहर पेड़ नंगे हो जाते हैं और धरती जम जाती है, तब इंसान को ये कठोर बोध होता है कि उसकी वास्तविक संपत्ति उसके भौतिक साधन नहीं है। तो फिर क्या है उसकी संपत्ति? उसकी सबसे बड़ी संपत्ति वे लोग हैं जो उस अलाव के चारों ओर उसके साथ बैठे हैं। ये बात सीधे दिल पर लगती है। जिनकी शारीरिक और भावनात्मक ऊष्मा उसे जीवित रखे हुए है। शिशिर ऋतु हमें हमारी मूलभूत मानवीय आवश्यकता की याद दिलाती है कि हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। जी, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बात सच में सोचने पर विवश कर देती है। बाहरी शून्यता हमारे अहंकार को तोड़कर हमें हमारे वास्तविक सहारे की ओर लौटने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। ग्रीष्म का ताप, वर्षा का एकांत, शरद की शांति, हेमंत की तैयारी और शिशिर की वो लंबी, कठोर और सर्द रात। एक पूरा चक्र। हाँ, इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही वह समय आता है जिसे ऋतुओं का सम्राट कहा गया है। वसंत ऋतु। जी, वसंत ऋतु। वसंत का आगमन केवल मौसम का बदलना नहीं है। हाँ, ये एक पुनर्जन्म है। कड़ाके की शीत
और मृत्यु समान शून्यता को पार करने के बाद जीवन की वापसी का यह सबसे बड़ा उत्सव है। कालिदास ने वसंत को एक ऐसे योद्धा के रूप में चित्रित किया है जो लोहे के अस्त्रों से नहीं बल्कि फूलों के बाणों से प्रहार करता है। आम के वृक्षों पर बौर आना, कोयल का स्वर और रंग व सुगंध का अचानक फूट पड़ना। पूरी प्रकृति झूम उठती है। जो प्रकृति शीत ऋतु में पूरी तरह से मृतप्राय लग रही थी, वो एक नई ऊर्जा के साथ जागृत हो उठती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सोचना ये है कि अगर ऋतु संहार की शुरुआत ही इस सुखद वसंत से होती, तो क्या इसका प्रभाव इतना ही गहरा होता? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मानसिकता में कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास की एक अहम भूमिका होती है। आनंद की अनुभूति तभी सबसे गहरी होती है जब उसने पीड़ा या अभाव का सामना किया हो। यानी बिना दुख के सुख का महत्व नहीं होता। सही बात है। वसंत की वो मादकता और वो सुंदरता इसलिए इतनी मूल्यवान प्रतीत होती है क्योंकि उससे पूर्व ग्रीष्म का संताप सहा गया है, वर्षा के विरह अग्नि झेली गई है और शिशिर का रूखापन काटा गया है। वसंत पिछले सभी कठिन मौसमों को अंत धैर्यपूर्वक सहने का, जीवित बच जाने का एक भव्य पुरस्कार है। ये तो बहुत ही उम्मीद से भरा विचार है। बिना संघर्ष के मिली खुशी में वो गहराई नहीं होती जो उस खुशी में होती है जिसे लंबी रातों के बाद अर्जित किया गया हो। इन सभी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों का निचोड़ देखें तो एक बहुत बड़ा सत्य उभर कर सामने आता है। हाँ, और वो क्या है? हमारा अपना जीवन भी तो इन्हीं 6 ऋतुओं के चक्र के समान है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन में कभी ग्रीष्म जैसी झुलसा देने वाली चुनौतियां आती हैं, कभी वर्षा जैसी सफलताएं मिलती हैं जो कभी-कभी हमें भीड़ में भी गहरा अकेलापन दे जाती हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। शरद जैसी मानसिक स्पष्टता भी आती है और शिशिर जैसा ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत होता है, जब हम खुद को बिल्कुल अकेला और निहत्था महसूस करते हैं। और प्रकृति हमें यही सिखाती है कि इनमें से कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। ये केवल मौसम का चक्र नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का चक्र है। शिशिर का वो अंधकार और वो ठंड हमेशा के लिए नहीं रहती। प्रकृति का हर कण इस बात का प्रमाण है कि सबसे गहरी शून्यता के बाद वसंत का नया सवेरा आना एक अटल सत्य है। यहीं पर वो बात सामने आती है जिससे आज के इस युग में हमें सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है, जो कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जी, जब हम प्रकृति के इस नियम को इतनी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि सर्दियां हमेशा नहीं ठहरती और वसंत का आना निश्चित है, फिर ऋतु आती है, तो हम क्यों ये मान बैठते हैं कि अब इन डालियों पर कभी नए पत्ते नहीं उगेंगे? हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। क्या हमें अपनी भावनाओं और जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी ऋतुओं की तरह अस्थायी मानकर उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के बहने नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें स्वाभाविक रूप से गुजरने देना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही स्थिरता है। इस गहरे विचार को अपने साथ रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।